Assalamu alaikum. Hopefully you all are of good health. So yes, it's corona across the globe. On the other hand, stay safe and say yes to the digital world. Considering that कि आप लोग रिविजन और टॉपिक्स को वेकेशंस को एंजॉय करने के साथ साथ टॉपिक्स को भी अपने एंड पे रिवाइज कर रहे थे. So the topics that you are left with at school is coordinate geometry. और in coordinate geometry आप लोग जो सब टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे and the topics that you had already covered is distance formula, midpoint formula, and the topics that you are going to cover in coordinate geometry are the list of the topic are as follows. First of all, मैं उन topics का एक short review करूंगा. First topic आप लोगों ने इसमें distance formula पढ़ना है. Second is midpoint formula. Third is gradient. The subtopic of gradient is conditions of gradient, and the last one is equation of a line. After equation of line, you have also discussed couple of the mixed cases that includes condition for area of triangle, condition for symmetry, and so on. So moving forward with the first one. पहले मैं आपको वो एक सारी चीजें शॉर्टली बता दूं ताकि सारे के सारे सेक्शंस एक ही पेज पे और एक ही फ्लो में आ जाएं और एक ही लेवल पे आ जाएं ताकि आगे सब कॉप अप कर सकें. If we talk about the coordinate system is like this is x-axis, this is negative x-axis, y-axis, negative y-axis. In coordinate system, you name the coordinates of any point in plane as x, y. आप नॉर्मली प्लेन की बात कर रहे होते हैं. प्लेन मींस यू आर डीलिंग विद टू डायमेंशन. एक तरफ आपके पास एक्स एक्सिस होगा, दूसरी तरफ आपके पास वाई एक्सिस होगा. एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हो बिकॉज वो हॉरिजॉन्टली लाई करता है. वाई एक्सिस को आप वर्टिकल एक्सिस भी कहते हो बिकॉज ऑफ वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस लाई करता है. और आप किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिख रहे होते हो, जैसे मैंने इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मार्क करा है, तो आप इसकी पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, देन इसकी वाई की वैल्यू लिखते हैं. जैसे अगर ये नंबरिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से हुई हुई, सो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे. फर्स्ट एक्स की वैल्यू दैट इज 2, देन वाई की वैल्यू दैट इज 1. अगर मैं आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं जिसको अब मैं मार्क करने जा रहा हूं, दैट इज दिस वन, तो आप पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 3, देन वाई की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज -1. अगर आप कोई भी पॉइंट जो एक्सिस पे लाई कर रहा हो उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसकी एक्स की वैल्यू तो 4 होगी एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 0, so the coordinates becomes 4, 0. अगर आप कोई भी पॉइंट along y axis जैसे इस वाले पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ, this one, इसे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो first you'll be writing the value of x. The value of x on the following point is 0 and the value of y is 2. So hopefully you all are clear about the concept of coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास इट्स लाइक कि अगर आप अर्थ की बात करें, इट्स अ ग्लोब. अगर आप ग्लोब की बात करें तो हमारी अर्थ भी अकॉर्डिंगली लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस में आप देखें इस तरह से डिवाइड हुई है. और इन लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस के थ्रू आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, as this is shown in the video. तो बस शॉर्टली आपको बताने का मकसद था, if you are tracing any of the point across a plane, so you need a system that is coordinate system. And in coordinate mass we dealing two coordinate system, that is x axis and y axis. और आप नॉर्मली जो ओ लेवल सिलेबस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, यू आर डीलिंग विद प्लेन दैट इज x axis and y axis. आपके पास एक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है जिसमें आप तीन एक्सिस, x axis, y axis और z axis इन सबको डील कर रहे होते हैं. तो बैक टू द लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे. फर्स्ट वी हैव डिस्कस बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फर्स्ट that is distance formula. First condition of the following topic, this is distance formula. अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में आप लोग कर क्या रहे होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा, आपने कोऑर्डिनेट्स को मार्क करा, इन सारी चीजों को करा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द पॉइंट, जैसे इसको हम फर्स्ट पॉइंट, इसको हम सेकंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग टू पॉइंट्स. तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी मस्ट हैव सम फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. अब नॉर्मली करते क्या है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज समवेयर सेकंड पॉइंट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू पॉइंट, तो नॉर्मली एज पर द कंडीशन आप फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट को x1
y1 से मार्क कर रहे होते हैं, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप लोग x2 एंड y2 से मार्क कर रहे होते हैं। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी कंडीशन दूं, आई एम आस्किंग यू टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, और मैं आपको कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, आई एम आस्किंग यू टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3, 4 and 7, 8. So you are labeling first point as x1 y1 and second point as x2 y2. Irrespective, it's not mandatory कि first point और second point को ही आप x1 y1 and x2 y2 respectively mark करें। आप second point के coordinate को भी x1 y1 और फिर ये first point के coordinate को x2 y2 कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपली आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू सबट्रैक्ट फर्स्ट द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, आपने x2 माइनस x1 कर दिया with a positive sign, y2 minus y1 that comes out to be 8 minus 4 whole square. सिंपल कर लेंगे, 7 minus 3 comes out to be 4 square, 4 minus 4 comes out to be 4 square, 4 and 4 becomes 16, 16 and 16 becomes 4 square becomes 16, 16 and 16 becomes 32। तो फाइनली आपके पास इस कंडीशन का फाइनल आंसर बन जाएगा स्क्वायर रूट 32। वट एवर द नंबर कम्स इन आंसर, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो आप उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके लिख देंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, जैसे 32 है, 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप उसको स्क्वायर रूट 32 रहने देंगे। इनफैक्ट अगर ये पेपर 2 में आती है तब भी हम मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसको स्क्वायर रूट में ही लिख रहे होते हैं। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर 2 में है। इफ दिस कम्स इन पेपर 1 तो आप इसको स्क्वायर रूट 32 में ही लिख के एंड कर देंगे। These are the basic level questions जिसमें आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है, आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे होते हो। There are another type of questions that are related to distance formula, like this one. अगर आप इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में आपके पास लिखा हुआ है the distance between point 1 comma 2 and 1 minus t comma 1 is square root 11 minus 90. Find the possible values of t. अब की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपने चाहे तो लेबल कर दिया x1 एंड y1। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, उनको आप लोगों ने लेबल कर दिया s x2 एंड y2, x2 एंड y2। अब देखें, आपके पास अब की कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी गिवन था एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अगर आप एज पर द कंडीशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने x2 में से x1 माइनस करना होता है, तो आप 1 माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर कर रहे होंगे। y2 माइनस y1 करना होता है, तो y2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 1 माइनस 2t होल स्क्वायर। कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी गिवन है, दैट इज स्क्वायर रूट 11 माइनस 90 इज इक्वल टू, अगर आप ये बात करें +1 एंड -1 ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट ओवर पार्ट इज -2 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एंड +1 माइनस 2t होल स्क्वायर। अब देखें, सिंस वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमूव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हम स्क्वायर रूट को रिमूव करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि आप इस रूट वाले फैक्टर को कैंसिल आउट कर सको। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट का फैक्टर कैंसिल। आप कभी भी इन वाले स्क्वायर से, जिनको भी मैं ग्रीन से मार्क करने जा रहा हूँ, इससे रूट को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवरऑल स्क्वायर नहीं है। मेक सेंस? तो फाइनली जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, दैट इज 11 माइनस का 90 इज इक्वल टू
नेगेटिव टी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t होल स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करने जा रहा हूँ। 11 माइनस 90 एज इट इज रहेगा। नेगेटिव टी का आप स्क्वायर करेंगे तो डेट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव टी स्क्वायर बिकॉज नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाता है। 1 माइनस 2t स्क्वायर को आप लोग ओपन करेंगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो मैं पहले फॉर्मेट कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab positive b square. You are aware about the value of a, that is 1. You are also aware about the value of b, that is 2t. आप 2t लिख देंगे। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, that becomes t square positive 1 माइनस का 4t positive 2t square 11 माइनस 90। क्योंकि हम जिस भी वैल्यू को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना रहे होते हैं वी हैव टू शिफ्ट दैट इनटू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन। तो फाइनली आपके पास 11 माइनस टी का फैक्टर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैं लेफ्ट ओवर पार्ट लिख रहा हूँ टी स्क्वायर दिस बिकम्स मैंने एक माइनर से यहाँ पे एक एरर हुआ है। दिस इज नॉट 2t स्क्वायर, दिस इज 4t स्क्वायर। 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर। अच्छा अगर आप टी स्क्वायर और 4t स्क्वायर को एड ऑन कर दें दैट बिकम्स 5t स्क्वायर माइनस 4t इज एज इट इज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पे 90 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 90 हो जाएगा। पॉजिटिव 1 ऑलरेडी था, नेगेटिव 11 हो जाएगा। ओके आई एम मूविंग एज आई एम नॉट हैविंग स्पेस सो आई एम मूविंग ऑन द अदर स्लाइड। आप चाहें तो पॉज करके भी इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन सकून से देख सकते हैं। फाइनली आपके पास जो पार्ट बन जाएगा दैट इज 5t स्क्वायर minus 4t plus 90 this becomes this becomes मैं आप पॉज करके वीडियो को अकॉर्डिंगली कॉपी कर लें। मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, अबव पार्ट को कुछ इरेज कर रहा हूँ। आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे सो मूविंग टूवर्ड्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिस इज 5t स्क्वायर माइनस का 4t आई एम राइटिंग 0 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस का 5t स्क्वायर एज इट इज होगा minus 4t plus 90 becomes positive 5t plus 1 minus 11 comes out to be negative 10. To making the equation simple, हम इसमें से 5 का कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेते हैं। So we have t square positive t minus 2 that is equivalent to 0. In next step 0 divided by 5 because multiply से divide में shift हो जाएगा t square positive t minus का 2. Since we have been asked to find the values of t, तो इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी तो बनने वाली इक्वेशन लाजमी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो अगर आप इसको नोट करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें सो यू हैव अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल एज मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। आप मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर से भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर के अकॉर्डिंगली इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो हमारे पास ये पार्ट ऐसा हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्योंकि हमारे पास एंड में 2 आ रहा है एंड द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1 तो 2 into 1 becomes 2 तो हम इसको 2 और 1 में ब्रेक कर देंगे। पॉजिटिव 2t माइनस का t माइनस 2। You can also take t as a common so left over part would be t plus 2 negative 1 as a common because whenever you take negative sign as a common sign of bracket changes t plus 2। So finally आपके पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा t plus 2 फर्स्ट पार्ट हो जाएगा t plus 2 सेकेंड पार्ट हो जाएगा t minus 1 so it means that t plus 1 t plus 2 is equivalent to 0। ऐसे करेंगे ना t plus 2 भी 0 से इक्वेट हो जाएगा और t minus 1 भी 0 से इक्वेट हो जाएगा। t की एक तो वैल्यू आपके पास आ गई t is equivalent to 1 और t की सेकंड वैल्यू आ गई t is equivalent to negative 2। वैल्यूज का था तो ऑब्वियसली वैल्यूज ही आ रही हैं। मेक सेंस? सो आपके पास पहले टाइप ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सेकंड होते हैं जिसमें आपको कोई भी अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके पास इस तरह का पूरा एक सिनेरियो होता है। फॉर डिस्कसिंग दिस सिनेरियो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन सिखाता हूँ।
देखिए नॉर्मली अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो एक ट्राइंगल की हम लोग इस तरह से ट्राइंगल को ड्रॉ करके लेबलिंग कर रहे होते हैं ट्राइंगल की साइड्स को. इट्स लाइक इट्स लाइक दिस वन. दिस इज योर ट्राइंगल. अब अपार्ट फ्रॉम ये आपके पास कोई सा भी टाइप ऑफ ट्राइंगल हो, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल की जो कॉमनली हम टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें बराबर हो, आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो. फिर हम बात कर रहे होते हैं स्केलिंग जिसकी एक भी साइड की लेंथ बराबर नहीं होती. एंड द लास्ट दैट इज बट नॉट लीस्ट इक्विलैट राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है. तो नॉर्मली आप किसी भी ट्राइंगल की जो जॉइंट जिनको आप वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर द टू लाइंस मीट. तो आपके पास ये वर्टेक्स हो जाएगी जिसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 लिख रहा हूँ. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट को आई एम लेबलिंग एज x2 एंड y2. और फाइनली वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट को आई एम लेबलिंग एज x3 एंड y3. अगर आप फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करो, सेकंड की ये आपके पास अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स लेवल है जो कि किसी ना किसी पॉइंट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं. अब आपके पास एग्जामिनर समटाइम्स कहता है कि भाई प्रूफ कर दें कि ये ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. मतलब ट्राइंगल एबीसी इज कंडीशन नंबर 1. एग्जामिनर आपसे कहता है आप ये चीज शो कर दें कि ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. नंबर 1, एग्जामिनर आपसे अगर कहता है कि प्रूफ कर दें कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. सो प्रूविंग इट एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, डेफिनेटली अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी टू सी डिस्टेंस एंड ए टू सी डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे. और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन टू यू. व्हाट इफ अगर एग्जामिनर आपके पास कहे कि प्रूफ कर दें ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इन दैट केस आप क्या करने वाले हैं? यू आर आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होगा ना कि कोई से भी दो डिस्टेंस बराबर होंगे एंड यू आर नॉट श्योर ऑफ कि विच टू डिस्टेंसेस आर इक्वल. तो इन दैट केस आपने तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने ही होंगे. आप ए बी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, बी एंड सी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, ए एंड सी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे. इन तीनों में से कोई से भी दो डिस्टेंसेस बराबर आ गए, इफ टू डिस्टेंसेस कम्स आउट टू बी सेम, तो इन दैट केस यू विल से कि दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यस और नो? अब obviously मैं equals to sign लगा नहीं रहा because we are not sure of which two distances are equal. Makes sense? And same for condition number 3 that refers to scalene triangle. So if you talk about like scalene triangle, so scalene triangle में भी हमारे पास अगर हम distances calculate करें तो कोई भी distances बराबर नहीं आए, तो that refers to कि वो third type scalene triangle है. What if अगर हम बात करें last but not the least, that is right angle triangle. Again I need some space, तो मैं इस कंडीशन को इरेज कर रहा हूँ. What if अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई शो ये कर दो कि दिस vertices are the vertices of right angle triangle, जैसा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा अभी, तो in that case what are you supposed to do? क्या करने वाले हैं आप लोग? जैसे अगर ये ट्राइंगल एबीसी की आपके पास vertices given है, मैं क्वेश्चन की नेचर ही दिखा दूँ आपको. Like this one, show that the point A 3 comma 4, B 3 comma 1 and C 8 comma 4, C 8 comma 4 are the vertices of right angle triangle. Also find the area of triangle ABC. अब देखें पहले पार्ट में तो आपने ये चीज शो करनी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं. तो हाउ डू यू लाइक शो एनी ऑफ द ट्राइंगल एज राइट एंगल ट्राइंगल? सो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक ही मेनली प्रॉपर्टी वैलिडेट करती है जिसको आप लोगों ने पीजीटी दैट इज पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ा था. तो एज पर द कंडीशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके पास लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, जिसको आप लोग जूनियर क्लासेस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी करा करते थे, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. और जिसको आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री में यू हैव डिस्कस लाइक दिस कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर के. और कोई स्टूडेंट ने मे बी इसको ऐसे ही पढ़ा हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ऑल ऑफ द following condition refers to right angle triangle. So you are going to prove any of the triangle as right angle triangle. So first of all you have to find the distances of all the three sides, and you are not sure कि right angle भी किधर form हो रहा है. Right angle is forming at vertex A, vertex B और vertex C.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ऑल द थ्री डिस्टेंसेस. अब वो थ्री डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने का मतलब यही हुआ ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड ए बी डिस्टेंस, देन आई हैव टू फाइंड बी एंड सी डिस्टेंस, देन आई हैव टू फाइंड ए एंड सी डिस्टेंस. चलें इसी काम को हम जरा डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी. डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है. अगर आप ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग वर्टेक्स ए एंड बी. The coordinates of A will be x1 y1, B will be x2 y2. x2 minus x1 करेंगे तो that becomes 3 minus 3 whole square plus y2 minus y1 करेंगे तो that becomes 1 minus 4 whole square. 1 minus 4 whole square. Simple कर लेंगे. 3 minus 3 comes out to be 0. 1 minus 4 comes out to be negative 3 और negative 3 का square करेंगे that comes out to be positive 9. So finally 0 plus 9 comes out to be 9 और अगर आप 9 का रूट कैलकुलेट कर लें तो दैट कम्स आउट टू बी 3 स्क्वायर यूनिट्स. आपके पास आंसर 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. मूविंग टूवर्ड्स बी एंड सी डिस्टेंस. अगर मैं बी और सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसिडर कर रहा हूँ. अगेन x2 माइनस x1 अगर हम सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 कर लें 8 minus 4 whole square. y2 minus y1 कर लें that becomes 4 minus 1 whole square. 8 minus 4 comes out to be 8 minus 4 comes out to be 4 and 4 square comes out to be 16. 4 minus 1 comes out to be 3. 3 square comes out to be 9. 16 plus 9 comes out to be square root 25 and square root of 25 since 25 is a perfect square, so in that case I'll be writing 5. Last but not the least, we also have to find A and C distance. So A के coordinate को I'll be considering as x1 y1, C के coordinates को I'll be considering as x2 and y2. So अगर आप AC distance calculate करेंगे x2 minus x1 कर लें, that becomes 8 minus 3 whole square. y2 minus y1 कर लें, y2 minus y1 4 minus 4 whole square. 4 minus 4 B and C distance 4 minus 1 8 minus 3. B and C distances की अगर हम बात करें तो I have made a little mistake here. This is 8 minus 3, not 8 minus, not 8 minus 4, 8 minus 3. So that becomes 25. Let me do a correction. This is 25. 25 में अगर आप 9 ऐड ऑन कर लेंगे तो दैट बिकम्स 34. करेक्शन कर लेते हैं. करेक्शन, हाँ दैट इज 34, स्क्वायर रूट 34. ओके, इज दैट फाइन? जल्दी जल्दी में आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, तो अब ये करेक्ट हो गया. ओके, this is 8 minus 3 square, that comes out to be 25. 4 minus 4 comes out to be 0. अच्छा, जैसा आप नोट भी करें कि स्क्वायर रूट 34 आपके पास बी एन सी डिस्टेंस आया, क्योंकि 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ. 25 प्लस 0 कम्स आउट टू बी 25 और 25 का रूट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 5. अब फाइनली आपने तीनों डिस्टेंसेस तो कैलकुलेट कर लिए, बट यू आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ कि वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. तो अब आपने फाइनली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, और Pythagoras theorem के accordingly you have to you have to write the longest side, because longest side square is equivalent to the sum of the square of remaining two sides. तो अगर आप इसमें longest side की बात करें तो longest side आपके पास 3 होगी, square root 34 होगी या 5 होगी, तो definitely square root 34 would be the longest side, क्योंकि 34 का आप रूट कैलकुलेट करें तो वो 5 से ग्रेटर और 6 से लेसर होता है, तो longest side would be square root 34. तो अब मैं यहाँ पे इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ. This is the following Pythagoras theorem property. तो as per Pythagoras theorem, the longest side square is equivalent to sum of square of remaining two side. तो remaining two side की अगर आप बात करें, आप simply लिख सकते हैं square root 34 is the longest side. So उसका square remaining two sides के square के sum के बराबर होगा. That what Pythagoras theorem says. This is 3, this is 5. Square से root cancel, this becomes 34. 3 square becomes 9, 5 square becomes 25.
So 9 plus 25 comes out to be 34. 34 is equivalent to 34. So if it validates Pythagoras theorem, so it simply shows that कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से है। और जब भी आप किसी शो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एट द एंड क्या लिख देते हैं? शोन। Okay, so that's how you have just shown the following case as right angle triangle. Now important thing is कि आपने area of triangle भी calculate करना है and you also have to find the perpendicular distance from A to segment B and C. तो अब देखें इसके लिए मुझे I need some space, तो मैं इस part को erase कर रहा हूँगा, बस making sure that कि मैं इन distances को लिखे रहने देता हूँ. So I'm just erasing the following part. अब देखें इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट मैंने इसको इरेज तो कर दिया। अब जब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो नॉर्मली आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं दैट इज एरिया इज इक्विवेलेंट टू half into base multiplied by height, and before applying this formula you must be aware about which side is considered as base and which is considered as height. तो उसके लिए आपको इस ट्राइंगल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि कौन सी साइड बेस और कौन सी साइड हाइट होगी। तो ऑब्वियसली आपके पास बी एंड सी डिस्टेंस अगर स्क्वायर रूट 34 है और वो लॉन्गेस्ट है तो इधर मैं बी लेबल कर देता हूँ, इधर ए लेबल कर देता, इधर मैं सी लेबल कर देता हूँ एंड दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट 34। सो ऑब्वियसली अगर आपने बी और सी सेगमेंट को मार्क करा है, वेदर आप ऊपर पॉइंट बी को मार्क कर देते लाइक हेयर, तो हेयर यू विल बी मार्किंग एट सी, या जिस तरह पहले मैंने मार्क करा था उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बोथ द केसेस पॉइंट ए इधर ही मार्क होगा, यस और नो? सो बी ए एंड बी डिस्टेंस इज गिवन एस 3 और ए एंड सी आपने फाइंड आउट करा था दैट वाज 5। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो पार्ट ए विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस की वैल्यू हो जाएगी 3, हाइट की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5, 3 into 5 comes out to be 15 divided by 2 comes out to be 7.5 square units because area square units में आता है, isn't it? Now moving towards part B, still I need to erase the following part, तो मैं erase कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको accordingly अपने जर्नल्स में कॉपी कर सकते हैं। I'm erasing the following part. पार्ट नंबर बी की वर्डिंग को जरा सुकून से रीड कर लिएगा। आपके पास कंडीशन में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू सेगमेंट बी एंड सी। इट मींस दैट आपने अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, सेगमेंट ए से बी एंड सी कैलकुलेट करना है, तो बनने वाला परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। परपेंडिकुलर मींस अ लेंथ a line that is dropped at an angle of 90 degree। यही डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे राइट से मार्कर है वही डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा बिकॉज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहा है। सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में तो हमने जैसे डिस्कस किया था नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 minus x1, लेकिन whenever you have been asked to find such type of perpendicular distance, hopefully if you guys remember, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री हमने टॉपिक डिस्कस करा था इन फर्स्ट टर्म, तो उसमें भी बात डिस्कस की थी। whenever examiner asks you to find perpendicular distance, minimum distance or shortest distance, all refers to the same case। और ये perpendicular distance आप segment A से लेके B and C तक कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इस तरह के केसेस में भी नॉर्मली अप्लाई कंडीशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इट मींस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं हाइट h से स्मॉल एस से लेबल कर दूं ताकि मिक्स ना हो, अगर स्मॉल एस से लेबल कर दूं तो ऑब्वियसली अगर आप इस एच को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, देखिए हमने एक बात तो फॉर श्योर पढ़ी, यही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें और मैं इस वाली साइड को, जिसको अब मैं 30 स्क्वायर रूट 34 जैसे मैंने मार्क करा है, इसको इफ आई कंसिडर एज बेस, सो बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है h, दैट इज स्मॉल h। और ऑब्वियसली अगर आपके पास बेस और हाइट आपके पास हो, इररिस्पेक्टिव के मैं 3 को बेस और 5 को हाइट कंसिडर करूं या 34 को बेस, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हाइट आपके पास स्मॉल h हो जाएगी। तो वो वाली वैल्यूज अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, हाफ इज एज इट इज, the value of base is square root 34, the value of height is small h। Since we have also calculated the value of area जो आपके पास 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आया था, वो आप प्रीवियस वैल्यू यूज कर सकते हैं। और ये नॉर्मली whenever these type of parts come to find the perpendicular distance, minimum distance or whatsoever shortest distance, तो वो नॉर्मली प्रीवियस पार्ट्स ही एसोसिएटेड होते हैं।
So this 2 is in division, shifts into multiplication. 7.5 multiplied by 2. Square root 34 is in multiplication, shifts in division, divided by 34 comes out to be perpendicular height small h. जो भी आंसर आपके पास स्मॉल h का आएगा उस आंसर को आप यूनिट्स में लिख देंगे because the value of h must be in centimeter या units or meter whatsoever. Okay, hopefully you are clear about the following concept. Moving toward the last one, that is midpoint formula. Because वो वीडियो काफी already काफी stretch हो गई है, तो I'll continue gradient and condition of gradient into the other part. So last part की तरफ बढ़ते हैं, that is midpoint formula. If I talk about like midpoint formula, yes, if you have been asked to find midpoint formula, तो normally आपके पास किसी भी line के starting या ending point या in between कोई भी दो point हो, and you have been asked to find its midpoint formula, it's midpoint. तो midpoint के coordinates को हम normally x, y से represent करते हैं. जैसे इस case के अंदर this is considered as midpoint, जिसके coordinate को मैं x, y कह रहा हूँ. तो आप normally first point के coordinate को x1, y1, last point के coordinate को x2, y2 label करते हैं. So this is your x1, y1, this is your x2 and y2, and if you have been asked to find the midpoint of the following 2 points, तो आप midpoint के लिए midpoint formula use करेंगे. x की value calculate हो जाएगी x1 plus x2 divided by 2 से, and y की value calculate हो जाएगी y1 plus y2 divided by 2 से. Midpoint point formula normally as an average behave कर रहा होता है, मतलब it's like an average. So just substitute the value 3 plus x2 की वैल्यू -7 है, तो obviously plus minus that converts into a minus sign. 3 minus 7 divided by 2, तो 3 minus 7 comes out to be -4. -4 को आप 2 से डिवाइड कर लें, that comes out to be -2. सेम फॉर y, अगर आप y को सॉल्व करेंगे, y1 plus y2 divided by 2, that is 4 plus 8 divided by 2, 12 divided by 2 becomes 6. So coordinates of midpoints at last आप x, y करके लिख रहे होते हैं, तो coordinates of midpoints x, y comes out to be -2, 6. Okay, well, hopefully you guys are clear about the following fundamental concepts about the distance formula, about application of midpoint formula, and about how do you apply distance formula. In next class, we will start with the conditions of gradient, about what gradient is, कैसे apply करते हैं gradient के क्या concept है, वो next class में detail में discuss करेंगे in episode number 2. Okay, thank you.